डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग द कैलकुलस। ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब है कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट, कि मिनिमम क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमाइजेशन जो होती है वो बेसिकली कॉस्ट की होती है और जो प्रॉफिट होता है उसकी मैक्सिमाइजेशन होती है। फिर मैंने आपको रूल बताए थे कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेना है। आपने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप लेंगे किसी भी इक्वेशन का तो उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है और वहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी। फिर उसी फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें अगर कुछ एक्स की वैल्यू कोई एक्स अवेलेबल है तो वहाँ पे वो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो आपने रख के वहाँ पे अगर कुछ वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है और सेकंड की नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये है कि पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ये मैक्सिमम होगा। और अगर पहले की नेगेटिव आई है दूसरे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये है फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो है ना मिनिमम होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। तो आइए आज हम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग द कैलकुलस। We will review some rules of differential calculus that are specially useful for management decision making। सबसे पहले कुछ कैलकुलस के रूल्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलें थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं कैलकुलस की। देखें, द प्रॉफिट फंक्शन जो होता है, सपोज दैट बिजनेस फर्म आर एस्टिमेटेड इज प्रॉफिट फंक्शन बेस्ड ऑन द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन स्टडीज एज फॉलो। ये पाए जो है डिनोट कर रहा है प्रॉफिट को। तो इज इक्वल टू टू क्यू, क्यू जो है क्वांटिटी है कि जितनी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस 0.1 क्यू स्केयर माइनस 3.6। ये जो है ना अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, कोई कांस्टेंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने से हमें हासिल हो रहा है और अदर थिंग हमने जो इसकी कॉस्ट है उसको ज़ीरो किया हुआ है। हम कहते हैं ये कास्ट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, अनकांस्टेंट, वेयर पी पाई इज प्रॉफिट इन थाउजेंड ऑफ डॉलर, क्यू इज द क्वांटिटी। Thus, the problem for management is to set it quantity at the level that maximize profit। तो ये जो मैनेजमेंट के लिए ये इशू है कि कौन सी क्वांटिटी को सेट किया जाए या मैक्सिमम प्रॉफिट वो हासिल कर सकें। तो ये एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, प्रॉफिट फंक्शन का। अब देखें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है कि प्रॉफिट है। द प्रॉफिट फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर डिसीजन वेरिएबल क्वांटिटी एंड हर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, दैट इज व्हाई वुड कॉल इट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और उसके पास क्या चीज़ अवेलेबल है आगे, क्वांटिटी है सिर्फ। यानी इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि उसने अपना जो कास्ट है उसको तो शो ही नहीं किया हुआ है कि कितनी कास्ट लगी है। बस उस फर्म को एक चीज़ बनी बनाई मिल गई है और उसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और फर्म की जो चीज़ है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको पता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो सेल करना है या प्राइस बढ़ानी है या क्वांटिटी ज़्यादा सेल करनी है, या क्वांटिटी ज़्यादा सेल करके प्राइस को मेंटेन करके प्रॉफिट बढ़ा सकता है या प्राइस को हाई करके क्वांटिटी कम सेल करके प्रॉफिट बढ़ा सकता है। से कि अगर उस गुड की प्राइस 10 है तो क्वांटिटी पहले वो 10 ही बेच रहा था, अब उसको 30-40 बेचनी पड़ेगी डिस्काउंट देके, फिर प्रॉफिट बढ़ा सकता है। अब और दूसरी मार्केट मोनोपोली में ये कर सकता है कि प्राइस को 10 की जगह 40 करके क्वांटिटी कम करके 10 ही करके तो फिर भी प्रॉफिट बढ़ा सकता है। तो इसके पास दो ऑप्शन ही हैं, यहाँ पे इसने क्वांटिटी को सेट करना है कि कितनी क्वांटिटी को ये सेल करेगी, इसका प्रॉफिट मैक्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये जो ऑप्टिमाइजेशन है अनकॉन्स्टेंट है, इसमें वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये है कास्ट नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये ग्राफ आपको शो हो रहा है प्रॉफिट फंक्शन का। तो अब देखें कि प्रॉफिट उसका वर्टिकल साइड पे है और क्वांटिटी उसकी हॉरिजॉन्टल साइड पे है।
managerial profit at a particular quantity is given by the slope of line tangent to profit. अब देखें अगर वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है 4 और 6 के इन बिटवीन, तो वहाँ पे उसका फंक्शन अभी इंक्रीजिंग है, ये देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये आप वो जो पिछली वाली इक्वेशन है उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा लेंगे, वहाँ से आपको पता चलेगा फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, किस क्वांटिटी पे है, डिक्रीजिंग किस क्वांटिटी पे है और मैक्सिमम किस क्वांटिटी पे। अब अगर से कि वो आ जाता है 10 पे, 10 वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद 14 पे वो मिनिमम पॉइंट है, तो ये जो 10 है ना, जहाँ पे क्वांटिटी 10 प्रोड्यूस करेगा, उस वक्त उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम है 6। तो ये उसका जो है ये पॉइंट होगा जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। अब देखिए वही डेरिवेटिव आपने उसका वही जो मैंने आपको बताया था, वो कंप्यूट द प्रॉफिट एट वेरियस आउटपुट लेवल यूजिंग द स्प्रेडशीट। रिकॉल ओवर प्रॉफिट फंक्शन, वो जो प्रॉफिट फंक्शन लास्ट हमने किया था, पाई इज इक्वल टू 2q माइनस 0.1q स्क्वायर माइनस 3.6, फिल द क्वांटिटी कॉलम विद जीरो। पहले उन्होंने क्वांटिटी की जगह 0 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 4 पुट किया, फिर 6 8 10 इस तरह 20 तक पुट किया, तो ये प्रॉफिट आता गया, ये देखिए। और प्रॉफिट मैक्सिमम जो है वो 6.4 जो है वो 10 पे ही आ रहा है। 10 क्वांटिटी 10 है और प्रॉफिट 6.4 है। इंक्रीजिंग में देखें 4.8 है, जब क्वांटिटी उसने ये इंक्रीजिंग हो रहा है, 4 जब क्वांटिटी 2.8 और फिर ये 14 पे जाकर डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपने लास्ट ग्राफ में इसको देख लिया है। आपने assume that you type 0 in column cell A3 of your spreadsheet. Please, you are closer in the last cell B3. It is now contain the bounded number minus 0.36 just for the right of cell A3. The following is the formula बार। तो ये हमारे पास फार्मूला बार है, ये देखें ये यहाँ पे ना हमारे पास एंड क्लिक ऑन द check mark to left of the formula. Now we move your close to साउथ ईस्ट कॉर्नर। ये बस ये चीज़ लिखी हुई है, ये देखें, ये आपने क्वांटिटी पुट करनी है 0 1 2 3 4 इसके अंदर, क्यू के ऊपर भी और क्यू स्क्वायर के ऊपर भी पहले 0 पुट कर देना है। तो जब आप क्वांटिटी 0 पुट करेंगे सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी माइनस 3.6 रह जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, फिर प्रॉफिट आता जाएगा। ये आपके पास शो हो रहा है और इसमें से आप देखेंगे। अब देखें रूल्स जो हैं कैलकुलस डेरिवेटिव के क्या क्या रूल्स हैं। और एक चीज़ और बताऊं डियर कैंडिडेट के, ये आपने जो है ना, जब ये प्रॉफिट का फंक्शन ये है, फिर ये आपने पुट कर दिया है, ये यहाँ से तो आपको समझ आ गया। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से एक वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पहले डेरिवेटिव उसमें पुट करेंगे तो वहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो वो मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0.2q माइनस ए 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 2.1q और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। और q इज इक्वल टू 2/2.1q लिखेंगे, तो यहाँ पे एक कोई आंसर आ जाएगा, वो पॉजिटिव यही आएगा, ये आंसर आएगा 2.8 आएगा या 4.8। 2.8 आएगा क्योंकि हमारा जो लास्ट हमारे पास से जो मैक्सिमम फंक्शन जो है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये 4 और 6 के दरमियान में कुछ आएगा, क्वांटिटी 4 और 6 के दरमियान में कुछ आएगी। तो ये इस तरह आएगी, यहाँ पे 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे कुछ आएगी इस तरह, 6 आएगी या 4 आएगी, यहाँ पे फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, यानी वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो फिर आगे नेगेटिव होगा,
वो दूसरी जो आप डेरिवेटिव लेंगे उसमें वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे जो आपकी आई है, तो वो इस तरह यहाँ पे कुछ फंक्शन आएगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है। उसके बाद आपने ये इस तरह का ग्राफ बनाना है और उधर आपने देखना है कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6.4 है, उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू नहीं है। देखें 0 है, फिर 2 है, 6.4 मैक्सिमम है और क्वांटिटी उसका 10 प्रोड्यूस हो रही है। तो ये यहाँ पे आप जब बार लगाएंगे तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ आएगा। अब देखें रूल्स ऑफ कैलकुलस। सबसे पहला रूल जो है डेरिवेटिव का, कांस्टेंट को हमने क्या रखना है, जीरो रखना है। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट की मूवमेंट कोई नहीं होती है। तो ये देखें लेट्स y इज इक्वल टू 7, तो 7 एक कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 जो है डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट टाइम वेरिएबल इज सिंपली कांस्टेंट। अब देखें एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 13x। अब इसका डेरिवेटिव जो होगा, देखिए 13 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर है x के साथ मल्टीप्लाई। जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो x के ऊपर अगर कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये इसकी पावर 1 है। तो 1 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 में से एक 1 माइनस होगा, जो पावर रूल है x की पावर n। n पहले लिख लेते हैं और x में n में से एक, x की पावर n में से एक माइनस कर देते हैं, वही करेंगे। तो किसी चीज़ की 1 - 1, किसी चीज़ की पावर अगर कोई भी चीज़ है 1 करोड़ भी है, उसकी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो सिर्फ dy/dx हमारे पास 13 आ जाएगा। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल देखें, अ पावर फंक्शन हैज द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n, जो पहले मैंने आपको बताया था, वेयर a एंड n आर कांस्टेंट। जब डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n। तो हम क्या करेंगे, n पहले आ जाएगी पावर और a साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n a x, और n में से एक माइनस कर देंगे। ये एग्जांपल दी हुई है y इज इक्वल टू 4x³। तो 4 पहले, 4 के साथ 3 पहले आ जाएगा और x में से 3 में से एक, x की पावर 3 में से एक माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा। ये रूल नंबर 3 है, इसको कहते हैं पावर रूल। अब देखें स्पेशल केस भी है फॉर पावर रूल। सारे केस इस तरह नहीं होंगे जिस तरह बिल्कुल ही सिंपल हो, कुछ कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे पावर रूल सिंपल नहीं होते। मतलब देखें 1/x² इज इक्विवेलेंट टू रिटर्न, इसको फिर 1/x² है तो ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। या फिर y इज इक्वल टू √x है तो अंडर रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। हेंस बाय रूल 3 और द पावर रूल द रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, तो -2x -2 -1 -3 आ जाएगा। तो ये इसका कौन सा रूल है, ये रूल है जी पावर रूल का स्पेशल रूल। उसके बाद देखें रूल नंबर 4, सपोज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, मतलब f(x) और g(x), दो दो वैल्यूज है। तो आपने क्या करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है। तो आपने g(x) को छोड़ के f(x) का डेरिवेटिव लेना है और f को छोड़ के g(x) का डेरिवेटिव लेना है। मतलब दो फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू 4x इंटू 3x²। तो आपने 3x² को छोड़ के 4x का डेरिवेटिव लेना है, तो जो 4 आएगा, प्लस 4x को छोड़ के 3x² का डेरिवेटिव लेना है तो वो 6 आएगा, 6x आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो 36 हो जाएगा। ओके। रूल नंबर 5 देखें, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव। तो सम का रूल भी है, इफ y इज इक्वल टू f(x) प्लस g(x), तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, दोनों टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। मतलब dy/dx हो गया तो d f ऑफ d/x और d ऑफ g ऑफ d/x। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू -0.1x² है, -2x³ है, दस dy/dx लिखेंगे तो ये 2 जो है ना x के ऊपर पावर है, ये पहले आके 0.1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो 0.2x आ जाएगा। ये 2x³ है तो ये 6x² आ जाएगा। तो ये इस तरह इसको हम
फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल, जिसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो हमारे पास दो टर्म है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जी का स्क्वायर जो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे जी को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले का एफ ऑफ एक्स का, और माइनस एफ को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे जी जी डी जी ओवर डी एक्स का। तो ये आपके पास क्वेश्चन रूल होगा। अब नीचे देखें इसकी एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 8 प्लस एक्स है। तो 8 प्लस एक्स का स्क्वायर लेंगे, तो 8 प्लस एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव सिर्फ लेंगे ऊपर वाले एक्स का, माइनस ऊपर वाले एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे 8 प्लस एक्स का। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के वो नीचे आई है 8 ओवर 8 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने सिर्फ जस्ट क्या किया है, क्वोशिएंट रूल लगाया है कि नीचे वाले का स्क्वायर 8 प्लस एक्स का स्क्वायर हमने लिया, तो 8 प्लस एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव सिर्फ ऊपर वाले एक्स का लिया, माइनस ऊपर वाले एक्स को छोड़ के डेरिवेटिव 8 प्लस, तो 8 प्लस एक्स में 8 का डेरिवेटिव तो क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 8 ओवर 8 प्लस एक्स। अब देखें यहाँ पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात, द मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन, लेट्स द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन। तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, वो है पाई इज इक्वल टू 2 क्यू माइनस 0.1 क्यू स्क्वायर माइनस 0, वो पहले वाला ही है। तो आपने क्या करना है, टू ऑब्टेन द मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन वी टेक अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। पहला डेरिवेटिव लेंगे डी पाई ओवर डी क्यू, तो टू क्यू का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्योंकि क्यू की पावर 1 है और 1 पहले मल्टीप्लाई हो जाए, 1 में 1 माइनस करेंगे, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है, तो 2 आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा और 0.2 क्यू आ जाएगा, और 3.6 जो है उसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। to solve the output level that maximize the profit। तो आप, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। आपने 0 जब पुट किया तो क्यों आपके पास क्वांटिटी 10 आ गई। अब अगर मैं स्लाइड्स को बैक पे ले जाऊं, तो क्वांटिटी ये देखें 10 आ गई और 6.4। ठीक है जी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले ली। नाउ क्वांटिटी 10 आ गई, तो ये आपके पास से फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले लिया। अब आपने क्या करना है, द सेकंड डेरिवेटिव, वो नो दैट द स्लोप ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन इज 0 इट मैक्सिमम पॉइंट। मैंने कल भी आपको बताया था, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल एक मैक्सिमम लेवल पे जाके वापस नीचे की तरफ टर्न करती है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे स्लोप 0 होती है, क्योंकि वो बॉल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट हमने फाइंड आउट करना होता है। So the first derivative of the profit function with respect to q will be 0 at that output. The problem is how to do we know we have a maximum instead of minimum। अब देखें, a more complicated profit function, एक नया कोई complicated profit function है जिसमें ये क्यूबिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक थी ना, अब क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें q की पावर 3 है। Notice this function has slope of 0 at two level of output। यहाँ पे दो दफ़ा स्लोप 0 है, एक तो ये नीचे डाउनवर्ड, ये इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, और एक इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। Taking the second derivative, our profit function is given by this। एक गिवन है पाई इज इक्वल टू 1.8 क्यू स्क्वायर माइनस 0.1 क्यू क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस 10। नाउ लेट्स ड्राइव द मार्जिनल प्रॉफिट, वही पहला डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3.6 क्यू माइनस 0.3 क्यू स्क्वायर माइनस 6। वी कैन वेरीफाई दैट मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, इसमें वही फार्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो वहाँ से आपके पास क्यू की वैल्यूज निकल के आई हैं। अब क्यू की दो वैल्यूज निकल के आई हैं, क्यू इज इक्वल टू 2 और क्यू इज इक्वल टू 10। दो वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं। मैक्सिमम और मिनिमम। अब आप सोचेंगे कि ये जो है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। नोट्स एट मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन द स्लोप इज टर्निंग फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव। Notes also that maximum point the slope is changing from 0 to negative। तो ये दो हैं, पहले 0 से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम है, यानी पहले डाउनवर्ड स्लोप जाएगी फिर ऊपर मिनिमम और या फिर मैक्सिमम। यानी ये यहाँ पे अगर स्लोप यहाँ से ये इस पॉइंट पे है और इधर से ऊपर पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ये मैक्सिमम फंक्शन है, और अगर स्लोप पहले यहाँ से थी और फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो ये मिनिमम फंक्शन। अब देखिए कि यहाँ पे 18 में देखें, टू ensure a maximum check to see that the second derivative is negative to take the second derivative। पहला डेरिवेटिव आपने ले लिया ना उसका, अब उसका आपने लिखना है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया था ये लास्ट, तो हमारे पास क्वांटिटियाँ कितनी आई थी, दो क्वांटिटीज आई थी फर्स्ट डेरिवेटिव में, Q2 और Q10। अब आपने लेना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो 3.6 माइनस 0.6 क्यूब, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब आपने यहाँ पे ना वो जो क्वांटिटी आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया था वहाँ पे Q2 भी आई थी और Q10 भी, तो आपने Q2 पुट किया जब तो आंसर बाद में आया इस ये जो सेकंड डेरिवेटिव लिया इसमें Q की जगह ये 2 पुट किया तो 2.4 आंसर आया। लेकिन अगर Q की जगह आपने 10 पुट किया तो ये -2.4 आया। तो हमारे पास ये जो आंसर है ना ये रिलायबल है, क्योंकि पहला आपके पास आंसर क्या है, पॉजिटिव आया था और सेकंड आंसर नेगेटिव। तो पहला पॉजिटिव आए और दूसरा नेगेटिव आए, इसका मतलब ये मैक्सिमम फंक्शन है। तो प्रॉफिट हमेशा डियर स्टूडेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये वाला इसको हम छोड़ देंगे, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। हमारे पास ये सेकंड वाला आ रहा है तो इसलिए इसको रेड भी शो किया हुआ। Marginal revenue is equal to marginal cost. The marginal profit is zero when marginal revenue is equal to marginal cost. The alternative or alternatively when MR is equal minus MC is equal to 0. Hence to find the profit maximization output, set the first derivative of the revenue function equal to first derivative of कास्ट फंक्शन, या ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास कांस्टेंट हो। हम वहाँ पे जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं वो अनकांस्टेंट है। अनकांस्टेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे हम किसको नहीं शो कर रहे हैं, कि वहाँ पे हम जो है कास्ट को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को लेके हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस कास्ट के इक्वल है तो हम पहला डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये देखें मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कास्ट, यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन मिल जाती है, ये जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब देखें मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अब बहुत सारे वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पे फिर अब सिंपल डेरिवेटिव नहीं लगेगा, पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा। सपोज दैट वी हैव मल्टीवेरिएट फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल है, वहां पे सिर्फ एक क्वांटिटी थी ना, तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट इज द फंक्शन ऑफ पी एंड ए वेयर पी इज मार्केट प्राइस एंड ए इज एडवर्टाइजमेंट बजट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आप कर रहे हैं, तो ओवर फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन होगा प्रॉफिट का 20 प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4a माइनस a स्क्वायर प्लस 2pa। तो इसमें दो ये कौन सी इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, दो तरह की इक्वेशन होती है, वन इज द एक्सप्लिसिट इक्वेशन एंड अदर वन इज द इम्प्लिसिट। कल मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट में सारे के सारे वेरिएबल, जैसे लास्ट हमने इक्वेशन पढ़ी है, क्वांटिटी सारी एक तरफ है प्रॉफिट एक तरफ, उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें दोनों दो मुख्तलिफ वेरिएबल, एक
साइड पे आ गए हैं, तो इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। वी वुड लाइक टू नो हाउ सेंसिटिव आर प्रॉफिट टू चेंज इन प्राइस एंड अदर थिंग्स इज बीइंग इक्वल आर सेट्रस पैराबल। हाउ सेंसिटिव आर प्रॉफिट टू चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट बजट। पहले हम प्राइस को सिर्फ छेड़ेंगे। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में दो चीज़ों को जब डिस्कस करते हैं, दो वेरिएबल का, अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। प्राइस को और प्रॉफिट को छेड़ेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जीरो कंसीडर होगी, और एडवर्टाइजमेंट को और प्रॉफिट को छेड़ेंगे प्राइस जीरो कंसीडर होगी। देखें हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव। अब टोटल डेरिवेटिव नहीं लेंगे, अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और इसको डावा कहते हैं। ये जो करली बनी हुई है ना, करली, इसको करली भी कहते हैं, डावा भी कहते हैं। वी गेट द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 बाय टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम विद रिस्पेक्ट टू पी ले रहे हैं, तो पी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका तो डेरिवेटिव आएगा, लेकिन ए जो है वो जीरो कंसीडर होगा। देखें ये 20 जीरो हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -4p आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +2a। पी का पी से डेरिवेटिव लेंगे तो 1, बाकी ये ए स्केयर ए ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये देखें 2 -4p +2a। इस तरह ए के लिहाज से एडवर्टीजमेंट का देखेंगे, एडवर्टीजमेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे 4 -2a और +2p आ जाएगा, पी वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। To solving the P and A at that maximum profit, we know that the profit will be maximized when first partial derivative is equal to 0. Hence, we set them equal to 0 and obtain the linear equation with two unknown P and A. तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा P और A का। ये देखें यहाँ पे हम करेंगे क्या, सिंपली ये देखें -2a है ना, ऊपर 2a है, तो -2a +2a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2p -4p, तो -2p बचेगा और इज इक्वल टू 6, तो 2p इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और p इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 आ गया, और p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 3 2 6 6 और 10, तो a 5 आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन। तो ये हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। अब आ गई कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? सो फार वी लुक एट द प्रॉब्लम इन विच डिसीजन मेकर मैक्सिमाइज सम वेरिएबल प्रॉफिट बट फेस टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो है ना कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कांस्टेंट का मतलब ये है कि कास्ट भी साथ आ जाएगी। पहले जो है सिंपल सिंपल सा था, वी कॉल दिस unconstant optimization. Often, however, we see the maximize or minimize some variable subject to one and more constant. Maximum profit subject to constant that output is equal to or greater than or some minimum level. Maximum output subject to constant that cost must be equal or less than or some maximum level. तो पहले प्रॉफिट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास या कास्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। For example, suppose we have seeking the maximum the following profit function subject to constant. हमारे पास एक प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 क्यू -4q का क्या। व्हाट अपन इफ वी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव सेट इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट। पहला डेरिवेटिव हमने लिया तो 40 -8q आ गया। सॉल्विंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट वी गेट q को इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 8q इज इक्वल टू 40 तो 5, बट दैट वायलेट आउट कांस्टेंट, ये हमारे रूल को वायलेट कर रही है। तो ये हमारे पास a firm has limited amount of output and must decide what quantity Q1 and Q2 to sell into the two different market segments. Suppose that the profit function is P is equal to 20 Q1 minus point Q1 का स्क्वायर। ये एक है, the firm output cannot be exceed 25, that it is seek the maximized profit subject to constant Q is less than or equal to 25. If we set the marginal profit function equal to 0 and solve for Q1 and Q2, we get a Q1 20 and Q2 is 20. So that Q1 plus Q2 is 40. Again, this violate the constant that total output is exceed from 25. तो ये कांस्टेंट आपने लगाई है कि आपने क्यों
25 और 25 के बराबर या उससे कम बेचना है, लेकिन आप बेच रहे हैं 40। यहाँ पे आपने क्या किया है, प्रॉफिट का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू Q1 और फिर प्रॉफिट का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू Q2। जिस तरह ये मैंने पीछे आपको एडवर्टीजमेंट वाला बताया था उसी तरह आपने किया, जिस तरह ये किया था और यहाँ से आंसर आया था, इस तरह वहाँ पे भी दो Q1 और Q2 है। तो वहाँ पे आपने जब किया तो ये रूल को वायलेट आप कांस्टेंट से ऊपर चले गए, जो आपकी लिमिट थी उसे ऊपर चले गई। अब हम देखते हैं कि अगर मल्टी वेरिएट आए तो मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर। लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या होता है? दिस टेक्निक इन टाइटल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल द लैग्रेंज मल्टीप्लायर फॉर ईच कांस्टेंट, we then determine the optimal value of each decision variable and the Lagrange multiplier। अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, Lagrange technique example 1 recall example over constant was given by q is equal to 7, we can restate this constant तो 7 minus q is equal to 0। पहले हमने एक कांस्टेंट हमारे पास बन गई ओवर न्यू वेरिएबल विद डोनेटेड बाय z over Lagrange function is can be written as L is equal to pi plus z इंटू 7 माइनस क्यू। ये लैग्रेंज डियर स्टूडेंट इस तरह होता है कि हमारे पास है, हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट दो चीज़ें बन गई। एक प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव है 40 क्यू माइनस 4 क्यू स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है उसकी कि ये हमारे पास कास्ट है, इस कास्ट z इंटू इसकी जगह लेमडा भी पुट करते हैं, यहाँ पे z उन्होंने लगाया हुआ है, z इज इक्वल टू 7 माइनस क्यू भी। ये अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्लस करके ये z एक हमारे पास मल्टीप्लायर है जिसको लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहते हैं, 7 माइनस क्यू करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस एग्जांपल में आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू क्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया तो उसका आंसर क्या है आपके पास 40 माइनस 8 क्यू माइनस जेड इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो 7 माइनस क्या होगा। अब ये दो इक्वेशन है ना, इनको आप सॉल्व करेंगे तो पहले आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप वहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी ये देखें कि इसको अगर नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, जब इनका आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस पुट करके ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास z आ जाएगा -16। z की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से q आपके पास आ जाएगा 7। इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज, यू मस्ट बी इंटरप्रेट द रिजल्ट दैट z इज इक्वल टू -16 एज द फॉलोइंग मार्जिनल प्रॉफिट एट द कांस्टेंट ऑप्टिमम आउटपुट इज -16, so that is the last unit produced, subtract 16 for our profit। लैग्रेंज मल्टीप्लायर की एक और एग्जांपल भी देखना है, रिकॉल अगर दो वेरिएबल हैं आपके पास, ये आपके पास कांस्टेंट है ऊपर वाली Q1 Q2 इज इक्वल टू 25 और लैग्रेंज में जब पुट करेंगे तो L का जो फार्मूला होता है लैग्रेंज का, L इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस ये z है ना, इसकी जगह लेमडा भी पुट करते हैं तो 25 माइनस Q1 और Q2। इसका आपने रेट ऑफ चेंज कर ली L विद रिस्पेक्ट टू Q1 पुट करना है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Q2 पुट करना है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू Z पुट करना है। यहाँ पे तीन इक्वेशन बनेंगी, ये देखें ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ Q1 उसकी ये इक्वेशन होगी, ये पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ Q2 ये इसकी दूसरी इक्वेशन होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ Z ये तीसरी इक्वेशन होगी। आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में को आपस में इक्वेट करना है। तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास कि Z आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे Q1 और Q2 रहेंगे। तो उससे जो न्यू इक्वेशन आएगी ना, उसको ये इक्वेशन नंबर 3 के साथ इक्वेट करना है। तो वहाँ से सिर्फ Q1 या Q2 की वैल्यू आएगी, फिर उस Q1 को पुट करना है इसी इक्वेशन, इसमें से किसी एक इक्वेशन में Q2 आ जाएगा, फिर उसको पुट करना है Q1 और Q2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपके पास Z आ जाएगा। तो तीनों वैल्यूज आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास से आउटपुट को शो करेगा।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको ये लेक्चर